राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए रोज़ कोई ना कोई बहुत ही अच्छी और मनोरंजनपूर्ण कहानी लेकर के आता हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर के आया हूँ, एक भूत का बदला। तो देखिए, एक भूत ने किस प्रकार से अपनी मृत्यु का बदला लिया, ये इस कहानी में पूरा आपको सुनने को मिलेगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरी देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो देखिए, आइए कहानी शुरू करते हैं। ये बात है आज से 25 साल पुरानी, जब छोटे छोटे गांवों में भाई साधारण लोगों के पास बाइक तो उस समय होती नहीं थी। वो अगर पास के गांव या शहर में जाना हो तो वो बस से जाते थे, या फिर पैदल बीच के रास्ते से होकर के, पगडंडी से होकर के वो चले जाते थे आगे। अब 25 साल पहले एक बामन भी एक ऐसे ही छोटे से गांव में रहता था। उस लड़के का नाम बामन था। वो एक साधारण से परिवार से था, जहां खेत में वो दिन भर काम करने पर बस 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती थी। और पर लेकिन वो भूखा नहीं सोता था, भूखा कोई नहीं रहता था। अब बामन का जो घर था वो बहुत छोटा था, और बामन जो था वो घर का बड़ा बेटा था, तो पूरे घर की जिम्मेदारी अब उसी पर थी। और उसके पिताजी चाहते थे कि बामन जो है अपनी जो बंजर पड़ी हुई खेती है उसे उसमें जो अच्छे तरीके से खेती करे वो, जिससे कि साल भर घर के खाने के लिए इंतजाम हो जाए। लेकिन बामन की जो सोच थी वो बहुत अलग अलग थी। वो इन सब खेती-बाड़ी के फंदे में नहीं पड़ना चाहता था, उसे आगे बढ़ना था। तो बामन पढ़ाई में तो बहुत होशियार था, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उसके पिताजी के पास में पैसे नहीं थे कि भाई वो उसकी फीस चुका सके। इस वजह से उसने 12वीं के बाद में उसकी पढ़ाई जो थी वो छूट गई। अब घर पर जो है पैसों की कमी हो रही थी, तो इसलिए बामन ने पास के ही शहर में एक दुकान पर काम करने की सोची। अगले दिन वो बामन जो है शहर गया, और वहाँ जैसे खाद बीज और रसायन की जो दुकानें होती हैं, एक बड़ी दुकान पर उसे काम मिल गया। अब उसने अगले ही दिन से काम पर जाना शुरू भी कर दिया। कुछ महीने तक सब बहुत अच्छे से चलता रहा। पैसे बचाने के लिए वामन रोज जो है सुबह उसके गांव से बस जो थी वो जाती थी, वो 2 किलोमीटर दूर शहर को, मतलब 2 किलोमीटर दूर वो जो था रास्ता था, और वो शहर के बीच रास्ते से जाता था। और शाम को उसके कुछ पहचान वाले जो थे वो साथ में मिल जाते थे, तो वो उनके साथ ही अपने घर आ जाता था। अब घर में थोड़ा बहुत पैसा भी आने लगा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान को उसका लालच कभी कभी भारी पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ बामन के साथ में। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। अब उसकी वजह से जो है खाद की जो दुकान थी उस पर रोज भीड़ बहुत बढ़ने लगी, और दिन में दुकान का हिसाब किताब और माल चेक करने में काम बाकी रह जाता। तो दुकान मालिक ने रात को 12 बजे तक जो काम करेगा उसे दुगनी तनख्वाह दूंगा, ऐसा ऐलान कर दिया। तो बामन जो था वो तुरंत मान गया उस काम के लिए। बामन अब एक उलझन में फंस गया था। भले ही उसने काम करने के लिए हाँ कह दी, लेकिन फिर भी रात को तो उसे अकेले ही जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा। और उसमें उसने लोगों से बहुत ऐसी बातें सुनी थी कि उस रास्ते पर बहुत लोगों ने भूत देखा था। लेकिन अब उसने मालिक से काम करने के लिए हाँ कह दी, तो अब ऐन मौके पर उसे कैसे मना करेगा। अगर वो मना करता है तो नौकरी भी जा सकती है। अब बामन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस दुकान में कुर्सी पर बैठे हुए सोचे जा रहा था कि फिर उसने निर्णय लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, वो रात को यहाँ का काम ख़त्म करके ही घर जाएगा। उसने अपने गांव के एक आदमी के पास, जो आज देर रात से आएगा,
यह अपने घर पर बिताने के लिए कहा उसने, और वो काम पर जुट गया। अब वैसे भी जो जंगल था, आधा जंगल कटा हुआ था और अब उसमें कोई जंगली जानवर भी नहीं बचे थे। यह सब इंसान की ही करनी थी। फिर भी भूत के नाम से उस जंगल से रात को जाने को हर कोई डरता था, लेकिन बामन वहाँ से जाने की हिम्मत करने वाला था। अब बामन मन लगाकर अपना काम करता रहा और आखिरकार 12 बजे तक उसका काम जो था वो ख़त्म हो गया। अब उसने वो अपना टिफ़िन बैग हाथ में लेकर के वहाँ से अपने घर के लिए वो निकल पड़ा। अब शहर से बाहर निकलते ही जंगल का रास्ता शुरू हो गया। आज जंगल की तरफ देखकर लग रहा था मानो कब से वो बामन को निगलने के लिए तैयार ही था, बस उसी का इंतज़ार कर रहा था। आज अमावस्या की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और लगातार कभी न रुकने वाली कीड़ों की जो आवाज़ होती है, किर्र चिर्र चिर्र की आवाज़, वो जंगल में चारों ओर से आ रही थी। बीच बीच में ही किसी कुत्ते की रोने की आवाज़ भी आ रही थी, कभी पेड़ के पत्तियों की आवाज़ आ रही थी। जंगल के इस सन्नाटे को देखकर लग रहा था कि यह कोई बड़ा तूफान आने से पहले जो सन्नाटा होता है उसका संकेत है। अब जंगल का यह किर्र किर्र सन्नाटा जो है ये बामन को अब बेचैन कर रहा था। बामन भगवान का नाम लेकर जल्दी जल्दी चल रहा था और मन ही मन उसे अपने निर्णय पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि उसने क्यों रात को रुकने के लिए हाँ कर दिया। खैर, बामन भगवान का नाम लेकर चले ही जा रहा था। अब वो जंगल के बीचों बीच जहाँ पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था वहाँ तक आ गया वो। लेकिन अचानक ही मौसम जो है वो अपना रुख बदलने लगा और आसमान में घने काले बादल छाने लगे। हवाएं तेज चलने लगी। कुत्तों की रोने की आवाज़ जो थी वो तेज हो रही थी, मानो वो बता रहे हों कि संकट अब आ चुका है, जल्दी भाग यहाँ से। बामन डर करके वहाँ से भागता, उससे पहले ही तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब बामन ने अब एक अच्छी जगह रुकने की सोची। उसने इधर उधर देखा तो उसे घना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वो इतना घना था कि उसके नीचे बारिश की बूंद भी नहीं गिर रही थी। बामन तुरंत भागकर उस पेड़ के नीचे जाकर के खड़ा हो गया। अब पेड़ के नीचे खड़ा होते ही बामन को जो है घुटन सी होने लगी। लग रहा था जैसे कोई उसकी सांसें रोक रहा हो, लेकिन उसके आसपास तो कोई था ही नहीं। अब बामन का दम घुटने लगा और वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगा। लेकिन तभी उसका हाथ में पहना हुआ पीतल का कड़ा किसी चीज़ से अटक गया, किसी चीज़ में। लेकिन बामन को ठीक से सांस न ले पाने की वजह से बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। लेकिन उसका हाथ खींचते ही आसमान में तेज बिजली कड़की और वातावरण में भी ज़्यादा डरावना हो गया। बारिश के साथ साथ अब तूफान भी आ गया था। बामन को अब वहाँ रुकने से डर लग रहा था। वो जैसे तैसे वहाँ से उठा और भागने लगा। थोड़ी देर में अचानक ही बारिश भी रुक गई और मौसम भी एकदम साफ हो गया। तो बामन की जो गति थी वो भी थोड़ी कम हो गई। बामन अब तेज कदमों से चल रहा था। अचानक ही उसे एक सामने से सफ़ेद आकृति दिखाई देने लगी। बामन उसे देखने के लिए आगे बढ़ने लगा। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो वहाँ पर उसे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। इतनी रात को यहाँ पर आदमी देखकर बामन का खुशी का जो ठिकाना नहीं रहा और वो भागकर उसके पास गया। उसने कहा, नमस्ते, कौन हो आप और इतनी रात गई यहाँ पर क्या कर रहे हो? बामन ने उस आदमी के साथ चलते हुए कहा। बामन ने उस आदमी के चेहरे को ठीक से देखा तो वो उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि ये है कौन। अब काले रंग का सर्द चेहरे वाला आदमी उस काली रात में और भी डरावना लग रहा था। तो वो कहने लगा, मैं सामने वाले गांव में रहता हूँ। आज काम से देर हो गई मुझे घर जाने के लिए और बारिश शुरू हो गई, इसलिए रुका हुआ था। तुम बताओ, उस आदमी ने बिना किसी भाव के कहा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम बामन है और मैं भी सामने वाले गांव में ही रहता हूँ। मैं यही सोच रहा था कि आप कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। शायद मैंने आपको गांव में ही देख लिया हो।
वामन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अभी भी उस आदमी का जो चेहरा था वो शांत था। मैं अकेला जाता हूँ रोज यहाँ से गांव की तरफ, क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे? अचानक ही उस आदमी ने सर्द चेहरे से कहा, जो उसे बड़ा अजीब लगा। लेकिन बामन को भी साथ चाहिए था किसी न किसी का, इसलिए वो तुरंत मान गया और खुशी से हाथ मिलाने के लिए उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जिस गति से उसने हाथ में हाथ लिया उसी गति से छोड़ भी दिया। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? ऐसा लग रहा था मानो मैंने हाथ में बर्फ लिया है। वामन ने उस अजीब नज़रों से देखते हुए कहा। वो अभी थोड़ी देर पहले बारिश में भीग गया था, शायद उसी वजह से हुआ होगा, उस आदमी ने कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था बारिश के बारे में, वामन ने कहा। वामन को अभी भी वो आदमी बहुत अजीब लग रहा था। वामन को बारिश में भीगने से जितनी ठंड नहीं लग रही थी, उससे ज़्यादा ठंड उस आदमी के करीबी जाने से उसको लग रही थी। इसलिए वो उससे थोड़ा सा और दूर होकर के चलने लगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वामन ने पूछा। मेरा नाम मोहन काले है, अब मोहन ने सर्द लहजे में जवाब दिया। अच्छा नाम है, मैंने कई बार सुना सा लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा, वामन ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। तुम मेरे दोस्त बन गए हो तो क्या तुम मेरी किसी चीज़ में मदद करोगे? मोहन ने सामने देखते हुए पूछा। हाँ, सीधी बात है, अब दोस्त बन गए हैं तो दोस्ती में मेरा फ़र्ज बनता है कि अगर मेरा दोस्त किसी मुश्किल में फंसा है तो मैं उसकी मदद करूँगा, वामन ने कहा। ठीक है, लेकिन अब इस बात से पीछे मुकर मत जाना, मोहन ने कहा। हाँ दोस्त, बिल्कुल, यह मेरा पक्का वादा रहा, वामन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन हाथ बर्फ की तरह ठंडा होने की वजह से उसने तुरंत छोड़ दिया। अब दोनों बातें करते करते गांव की सीमा के पास पहुंच गए। पूरे रास्ते भर वामन उससे कुछ न कुछ पूछता रहा, लेकिन मोहन उसका सर्द जवाब देता रहा। अब वामन ने नज़र उठा करके सामने देखा तो उसके पिताजी दिखाई दिए। शायद देर होने की वजह से उसे लेने के लिए घर से निकले थे। वो मोहन से बात करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था और हाथ दिखाकर बता रहा था कि वो मेरे पिताजी हैं। दूर खड़े उसके पिताजी उसे बड़ी अजीब नज़रों से घूर रहे थे। अब वामन गांव की सीमा पार कर अंदर चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मोहन बाहर ही खड़ा था। तो उसने पूछा कि क्या हुआ मोहन, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? मैं अंदर नहीं आ सकता, मोहन ने कहा। लेकिन क्यों? वामन ने हैरानी से पूछा। अब मुझे चला नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं। क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर चलोगे थोड़ी देर? मोहन ने विनती करते हुए कहा। अरे इतनी सी बात है, अब मुझे दोस्त कहा है तो तुम्हारी जो है इतनी मदद तो मुझे करनी ही होगी, और मैं कर भी सकता हूँ। इतना कहकर वामन ने उसका ठंडा हाथ पकड़ लिया और गांव की सीमा से उसे अंदर ले जाने लगा। उधर वामन के पिताजी उसे ऐसे बातें करते देखकर डरकर उसके पास भागकर जाने लगे। लेकिन तब तक वामन मोहन का हाथ पकड़ करके उसे गांव के अंदर ले जाता है और उसी के साथ वहाँ पर तेज हवा चलने लगती है, बिजली कड़कने लगती है, पूरा वातावरण ही बदल गया। तभी पिताजी वामन के पास पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर पूछते हैं, यह क्या पागलों की तरह हवा से बातें कर रहा था? यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं तो मेरा नया साथी मोहन से बात करते हुए आया हूँ, यह देखिए। इतना कहकर वामन ने मोहन को दिखाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसके पीछे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन कहाँ गया? अभी तो मेरे साथ आया था और उसे चलने में तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए मैंने उसे उसका ठंडा हाथ पकड़कर यहाँ तक लाया था, लेकिन इतनी जल्दी वो कहाँ गायब हो गया? वामन ने परेशानी से इधर उधर उसे ढूंढते हुए कहा, लेकिन वो उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। यह क्या बकवास किए जा रहा है तू कब से? तेरे साथ कोई नहीं था,
बहुत दूर से तुझे देख रहा था, अकेले ही हवा में बातें करते हुए आ रहा था और थोड़ी देर पहले अचानक ही रुक गया और वापस पीछे चला गया और फिर हवा में ऐसे हाथ पकड़कर आया जैसे किसी को खींच के ला रहा हो। अकेले ही तो आया था तू, पिताजी ने चिढ़कर कहा। मैं सच में मोहन के साथ आया हूँ। वो अपने ही गांव का लड़का है। मैंने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। अगर मैं अकेला ही आया था तो वो कौन था जो इतनी देर तक मुझसे बातें कर रहा था? बामन ने डरते हुए कांपते हुए कहा। क्या सच में तेरे साथ कोई था? पिताजी ने उसे शक की नज़रों से देखते हुए पूछा। हाँ पिताजी, मैं सच में, आपकी कसम, मेरे साथ मोहन था। मैं भला आपकी कसम झूठे क्यों खाऊंगा? और वो कह रहा था कि मैं अंदर नहीं आ सकता। तो मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है और उसे चक्कर आ रहे हैं, तो मैंने वापस जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लाया, बामन ने कहा। अब बामन की बात सुनकर पिताजी समझ गए कि उसने जो है बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। कहीं वो कोई आत्मा तो नहीं थी और तू उसे हाथ पकड़कर गांव के अंदर ले आया। अब पता नहीं गांव पर कौन सा संकट आने वाला है, पिताजी ने डरते हुए कहा। पिताजी की बात सुन बामन तो बहुत ज़्यादा डर गया। अचानक ही उसे ऐसा लगा मानो उसकी पीठ पर कोई बोझ रख दिया है और जैसे ही पीछे मुड़कर उसने देखा तो उसकी जबान लकवा मार गई और वो चक्कर खाके नीचे गिर गया, क्योंकि उसकी पीठ पर मोहन बैठा हुआ था। लेकिन अब उसका चेहरा ठीक नहीं था। अब वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसके सिर पर किसी धारदार शस्त्र से किए हुए वार दिखाई दे रहे थे। उसके सिर से खून टपक रहा था। उसके चेहरे का मांस सड़ा हुआ था, जो उसे और भी ज़्यादा भयानक बना रहा था। बामन तो मोहन का वो रूप देखकर चक्कर खाकर गिर गया। बामन को नीचे गिरते देख उसके पिताजी ने तुरंत उसे उठा लिया, क्योंकि मोहन को बस बामन ही देख पाता था। पिताजी उसे देख नहीं पाए थे। पिताजी ने उसके गाल को थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। उसके पिताजी तुरंत भागकर पास वाले मकान का दरवाज़ा खटखटाने लगे। अंदर से एक लड़के ने थोड़ी देर बाद आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला और बामन के पिताजी को देख लिया। देख करके उसने पूछा, क्या हुआ चाचा, यहाँ पर इतनी रात को क्यों आए हो? उस लड़के ने पूछा। तो पिताजी ने वहाँ पर घटी सब घटना उसको बता दी और प्याले में थोड़ा सा पानी लेकर साथ चलने को कहा। वो लड़का अमर जो था वो तुरंत एक छोटे प्याले में पानी लेकर के साथ आ गया और उसके पिताजी भी उसकी बातें सुन करके उसके साथ बाहर आ गए और बामन जहाँ बेहोश पड़ा था उस दिशा में निकल पड़े। अब थोड़ी दूरी पर ही बामन नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ था। उसके पिताजी ने तुरंत उसके चेहरे पर पानी की कुछ छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद बामन को होश आया और आँख खोलते ही वो एकदम डर के चिल्ला उठा और वहाँ से भागकर जाने लगा। लेकिन पिताजी ने और अमर ने उसे जल्दी से मजबूती से पकड़ रखा था। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों भाग रहा है? पिताजी ने परेशान होकर पूछा। वो देखिए, वहाँ मोहन खड़ा है, मुझे देखकर हंस रहा है। पिताजी मुझे उससे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा। पिताजी मुझे बचा लीजिए। बामन ने एक जगह उंगली दिखाकर डर से हकलाते हुए कहा। सबने उस जगह देखा पर वहाँ पर कोई नहीं था, आसपास भी कोई नहीं था। वहाँ तो कोई नहीं है बेटा, तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं हो रहा है? अमर के पिताजी ने पूछा। नहीं चाचा, वहाँ पर मोहन ही है और अब वो इंसान नहीं भूत की तरह दिख रहा है। वो कह रहा है कि हमारे ही गांव का है, आप उसे पहचानते होंगे, बामन ने डरते हुए कहा। मोहन नाम का तो कोई नहीं है हमारे गांव में, उसका पूरा नाम पता है तुम्हें? पिताजी ने पूछा। हाँ, उसने उसका अपना जो है पूरा नाम बताया था। उसका नाम मोहन काले है। वो वहीं खड़ा है, देखिए ना कैसे मुझे देखकर हंस रहा है, बामन ने डरते हुए कांपते हुए कहा। नहीं, बामन के पिताजी और अमर के पिताजी
मोहन काले का नाम सुनते ही हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे स्वागत डर की झलक साफ नजर आ रही थी। अब उन्हें सब समझ आ गया था और वो एक दूसरे को देखा उन्होंने और फिर बामन की हालत को देखने लगे। बामन लगभग पागल हो चुका था और बार बार बस मोहन का नाम लिए जा रहा था। अमर, इसे जल्दी उठाओ और जल्दी से इसे मंदिर लेकर के चलो, इस पर आत्मा का साया मंडरा रहा है, उसके पिताजी ने कहा और फिर तीनों ने मिलकर उसे खड़ा कर दिया। अचानक ही बामन जोर जोर से चिल्लाने लगा, पिताजी पिताजी, मोहन मेरे कंधे पर बैठ गया है। पिताजी, मोहन सच में बामन के कंधों पर बैठ गया है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। अमर, इससे अब चला नहीं जाएगा, तुम इसे अपने कंधे पर उठा लो और जल्दी से ले चलो। पिताजी ने कहा तो अमर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुबले पतले 50 किलो के बामन का वजन ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने ऊपर 100 किलो का अदृश्य पत्थर रख लिया हो। मोहन जानबूझकर उन्हें मंदिर जाने से रोकने लगा था। अब तो उसके गुर्राने की आवाज़ भी सबको आ रही थी और उसे सुन सबके डर के मारे जो पसीने छूट रहे थे। तीनों मिलकर उसे खींचने की कोशिश करने लगे, फिर भी बामन अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। अचानक ही अमर को कुछ याद आया और अभी आता हूँ कह कर के वो भागकर घर की तरफ गया और हाथ में कुछ लेकर भागते हुए वापस आया। अमर ने जो हाथ में वो जो लेकर के आया वो तुरंत बामन के माथे पर लगा दिया। वो बामन के माथे पर लगते ही मोहन गुस्से से चिल्लाते हुए बामन से दूर हो गया। अमर ने साथ ही में ही कोई और चीज़ नहीं बल्कि दुर्गा माँ का कुमकुम लाया था, जिसे उसने जो है बामन के सर पर लगा दिया था। मोहन अब गुस्से से पागल हो गया था। वो किसी को दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ें आ रही थी। मोहन बाकी किसी को और नुकसान न पहुंचाए, इसलिए अमर ने बचा हुआ कुमकुम अपने माथे पर, बाकी सबके माथे पर लगा दिया और बामन को अपने कंधे पर उठाकर मंदिर की ओर भागने लगा। उन दोनों के पिताजी भी जितना हो सके उसके पीछे भागने लगे थे। मोहन आसपास की कुछ चीज़ें उन पर फेंक कर उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अमर जल्दी से मंदिर तक पहुंच गया। सामने देखा तो पंडित जी वहीं मुस्कुराते हुए खड़े थे, मानो उन्हें पता हो कि यह सब संकट आने वाला है। उन सबको वहां देखकर पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, तो आखिर मोहन गांव में आ ही गया। पंडित जी की बात सुनकर सब हैरान हो गए कि उन्हें कैसे पता मोहन वापस आ गया। लेकिन पंडित जी, आपको कैसे पता मोहन का भूत आ गया है? पिताजी ने शिव मंदिर में प्रवेश करते हुए आश्चर्य से पूछा। मुझे पता था कि एक न एक दिन वो अपना बदला लेने जरूर वापस आएगा, और लो आज तुम्हारा बेटा उसी बरगद के पेड़ के नीचे रुका जिसके नीचे मोहन को गाड़ दिया गया था, और उसके हाथों में पहने हुए वो कड़े में वो धागा अटक करके टूट गया जिससे मोहन को उस पेड़ पर कैद कर रखा था। जिस वक्त वो धागा टूट गया उसी वक्त मुझे इस संकट का एहसास हो गया था, पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी पंडित जी बहुत होशियार थे और अपने ज्ञान से वो सब पता कर लेते थे। लेकिन पंडित जी, मोहन मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा है? मैं तो उसका अच्छा दोस्त था, और उसे बदला किस चीज़ का चाहिए? और मोहन को बरगद के पेड़ के नीचे किसने गाड़ा था? 20 साल पहले तो हमें यही पता चला था कि वो गांव छोड़कर भाग गया है, और बाद में सुनने को आया कि किसी जंगली जानवर ने उसे मार डाला। बामन के पिताजी ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। पंडित जी कुछ कहते उससे पहले मंदिर के बाहर अब हवा में उड़ने वाला मोहन सबको दिखाई देने लगा, जो मंदिर के बाहर गुस्से से चिल्ला रहा था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अबे ओए पंडित, 20 साल पहले तूने मुझे ही उस पेड़ पर बांधा था, और अब फिर से मेरी रूह को वहाँ पर बांध कर रखने की सोची भी तो तेरे साथ साथ तेरे परिवार वालों को भी जान से मार दूंगा। पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगा, सबको मार डालूंगा। मोहन ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा।
अब मोहन की बात सुनकर के सब आश्चर्य से पंडित जी की तरफ देखने लगे, लेकिन अभी भी उनके चेहरे के भाव बदले नहीं थे और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब सबने पूछा कि पंडित जी, ये क्या हो रहा है और आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, अमर के पिताजी ने कहा। पंडित जी ने अमर के पिताजी की बातों को अनसुना कर दिया और मोहन की तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम्हें बदला ही चाहिए ना, तो ले लो तुम्हारा बदला। तुम्हारी मौत के जितने जिम्मेदार गांव के मुखिया और उनका भाई है, उतना ही जिम्मेदार मैं भी हूँ। तुम बेशक अपना बदला ले लो, लेकिन इन गांव वालों को कुछ मत करना जिन्होंने तुम्हारा हर पल साथ दिया था। तुम्हें बदला चाहिए ना, तो आज तुम्हें सारे गांव के सामने इंसाफ मिलेगा। ए पंडित, अब मुझे तेरी चुकनी चुपड़ी बातों में मत फंसा तू। मुझे पता है अब तू कुछ ना कुछ करके मुझे फिर से कैद करने वाला है। अब मैं तेरी एक बात भी नहीं सुनूंगा। मैं उस मुखिया और उसके भाई को जान से मार दूंगा और साथ ही बाकी गांव वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, मोहन ने गुर्राते हुए कहा। मुझे पता है मोहन, तुम अभी बहुत गुस्से में हो, तुम्हारे बदले की आग में तुम जल रहे हो, लेकिन मैं शिवजी की कसम खाकर वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सारे गांव के सामने इंसाफ दिलाऊंगा। मैं भगवान की झूठी कसम कभी नहीं लेता। तुम बस शांत हो जाओ और हमारी बात मानो। किसी भी गांव वालों को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि सब तुमसे बहुत प्यार करते थे और अब भी, और तब इन्हीं मासूम गांव वालों के प्यार ने ही तुम्हें जिताया था। तुम उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो? पंडित जी ने कहा। ठीक है पंडित जी, तूने कसम ली है ना, तो मैं तेरी बात बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन अब मैं मान लेता हूँ और वादा भी करता हूँ कि अगर मुझे न्याय मिला तो मैं किसी भी गांव वाले को कुछ भी नहीं करूँगा, मोहन ने कहा। ठीक है मोहन, अब तुम शांत हो जाओ। मैं बामन को छोड़ बाकी तीनों को गांव वालों को बुलाने के लिए कहता हूँ, और जब मुखिया और उसका भाई आ जाएगा तब उन दोनों को सब गांव वालों के सामने अपना गुनाह कबूल करने तक उन्हें ज़्यादा नुकसान मत पहुंचाना, पंडित जी ने कहा। तो मोहन अचानक गुर्राते हुए गायब हो गया। मोहन के गायब होते ही पंडित जी ने वामन को ठीक से एक जगह बिठाया और अपना रुख उन तीनों की तरफ मोड़ दिया। तुम तीनों मुखिया, उसके छोटे भाई और बाकी ज़रूरी गांव वालों को लेकर के जल्दी यहाँ आओ। और हाँ, मुखिया को मोहन के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होगा। और जल्दी जाओ सब, पंडित जी ने कहा। तो तीनों जल्दी से वो भागकर गांव वालों को बुलाने चले गए। थोड़ी देर बाद एक एक करके गांव के ज़रूरी लोग जो थे वो मंदिर में जमा हो गए, और जो तीनों वो भी वापस आ गए, और उनके साथ मुखिया और उसका भाई भी आ गया। लेकिन मुखिया और उसका भाई मंदिर में प्रवेश करता उससे पहले ही मोहन की आत्मा ने उन्हें पीछे खींच लिया। अब वो दोनों हवा में लटक रहे थे। मुखिया और उसके भाई को ऐसे हवा में तैरते हुए देख बाकी सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अचानक ही मोहन की आत्मा ने उन दोनों को ऊंचाई से नीचे धकेल दिया और फिर धीरे धीरे अपना असली रूप में वो आने लगा। अब सब ने वो मोहन का रूप देखा तो सब लोग हैरानी से हक्के बक्के रह गए। हालांकि उन्हें अभी भी यह नहीं पता था कि उनके सामने किसकी आत्मा है। गांव वाले भी भूत के डर से कोई भी उन दोनों की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। मुखिया और उसका भाई दोनों की तो मोहन को देख हालत ही खराब हो गई। दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऊंचाई से गिरने की वजह से दोनों ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मोहन ने फिर से दोनों को हवा में उछाल दिया और दोनों एक दूसरे से टकरा कर नीचे गिर गए। कौन हो तुम और हमें क्यों मारना चाहते हो? मुखिया ने हकलाते हुए पूछा। क्या बात है मुखिया, इतनी जल्दी मुझे भूल गया? पेड़ के नीचे दफना कर, मोहन ने कहा। तो पेड़ के नीचे दफना कर सुन, मुखिया और उसका भाई डर से जो है कांपने लगा, क्योंकि उन्हें अब पता चल चुका था कि उनका अब अंतिम समय आ गया है। दोनों जल्दी से मोहन के सामने अपने हाथ जोड़कर अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगे।
हमें माफ़ कर दो मोहन, हमने बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। चाहो तो हम सब गांव वालों को सारी सच्चाई बता देते हैं, लेकिन हमारी जान मत लो। मुखिया ने कहा, ठीक है, बताओ सारे गांव वालों को सच्चाई। और रही बात तुम्हारी जान की तो वो हम बाद में सोचेंगे। मोहन ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, गांव वालों हमें माफ़ कर दो। जहां किसी की हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, वहां 20 साल पहले पहली बार हमारे परिवार से को छोड़ किसी और को आप सबने सरपंच बना दिया था, और सारा गांव इस मोहन पर ही लूट रहे थे, और वो भी गांव वालों के लिए अच्छे काम कर रहा था। हमें मोहन से नफरत होने लगी थी क्योंकि वो आम आदमी था। मैंने और मेरे भाई ने मोहन को मार डालने का सोचा और वैसा किया भी। खेत में बुला करके उसे मार डाला और फिर उसके नाम पर सरकारी आवास से पैसा लिए, और अमन को मोहन को जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया, और गांव में यह खबर फैला दी कि मोहन पैसे लेकर के भाग गया, लेकिन असल में तो हमने ही उसे मार डाला था, और यह बात किसी को पता नहीं थी। फिर अचानक ही हमारे सपनों में मोहन आने लगा, हमें परेशान करने लगा। तो हमने पंडित जी की से मदद लेकर के एक अभिमंत्रित धागे से मोहन की आत्मा को उस जंगल में बरगद के पेड़ में कैद करके रख दिया। जब पंडित जी को पता चला कि यह हमने खून किया है, तो उन्होंने मोहन की आत्मा को कैद करने से मना कर दिया, और गांव वालों को भी यह बात बताने की कही, लेकिन हमने उसके परिवार वालों की गर्दन पर छुरी रख दी, तो उसे मजबूरी में हमारा ये काम करना पड़ा। तब से मोहन वहाँ कैद था। उसे किसी जंगली जानवर ने नहीं मारा था, हमने मारा था। मुखिया ने रोते हुए कहा, तू भी तो एक जंगली जानवर ही है, जो इतना घिनौना अपराध किया तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मुझसे दूर किया, मार डाला उसे। तुम्हें भी उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, बामन के पिताजी ने कहा। हाँ, इन्हें तो मैं जान से मार डालूंगा, बहुत बुरी मौत दूंगा इन दोनों को। पंडित, तुझे मैंने माफ़ कर दिया, क्योंकि कोई भी अगर मेरे परिवार के किसी सदस्य की गर्दन पर छुरी रखता तो मैं भी वही करता जो तूने किया। तुझे तो मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन इसे नहीं करूँगा। मोहन ने उन दोनों को गुस्से से लाल लाल आंखें दिखाते हुए कहा, नहीं चाचा, अगर आप भी उनकी तरह ही करेंगे तो आप में और उन जानवरों में फ़र्क ही क्या रहेगा। हम उन्हें कल ही पुलिस वालों के हवाले कर देंगे। उन्होंने सबके सामने अपना जुर्म कबूल किया है, और सुना है आपने हमारे गांव वालों के लिए बहुत अच्छा किया है। तो आज से आपकी बूढ़ी माँ और पिताजी का हम सब मिलकर के ख्याल रखेंगे। क्यों गांव वालों, सही है कहा ना? बामन ने कहा। तो सब ने हाँ कहते हुए अपनी गर्दन हिलाई। अचानक ही मोहन की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन मुखिया और उसके भाई ने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल किया, और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। पंडित जी और बाकी गांव वालों ने उस बरगद के पेड़ के नीचे से मोहन का कंकाल निकालकर उसका विधि विधान के अनुसार अंतिम संस्कार भी कर दिया। उसके अगले दिन मुखिया और उसके भाई को दूसरी बड़ी जेल में एक गाड़ी से ले जा रहे थे, लेकिन अचानक ही गाड़ी का हादसा हो गया, और गाड़ी में बैठे 2 कांस्टेबल और ड्राइवर सही सलामत गाड़ी के बाहर फेंक दिया गया, और गाड़ी ने अचानक ही बड़ी बड़ी आग की लपटें उसमें उठने लगी, और मुखिया और उसका भाई, उसके साथ साथ ही गाड़ी भी जल करके सब कुछ ख़त्म हो गया। धुएं में आसमान में एक मुस्कान सी बन गई उस धुएं से। तो ये एक अजीब दास्तान थी एक भूत की, जिसने अपनी मौत का स्वयं बदला लिया। तो देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है व्यक्तियों के सामने। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए। ठीक है, और अगली कहानी लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।